नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा और आप देख रहे हैं लाइव तक। लोकतंत्र के महापर्व में जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। इस जनादेश में पिछले 10 सालों से सत्ता में बैठी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। उससे भी बड़ा झटका लगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी का अहंकार तोड़ कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो अकेले सब पर भारी का अहंकार था, वो इस चुनाव के नतीजों के जरिए जनता ने तोड़ कर रख दिया है। इन नतीजों ने कहीं ना कहीं ये बात साबित कर दी है कि अहंकार किसी का भी अच्छा नहीं होता, फिर वो चाहे रावण हो या फिर नरेंद्र मोदी हो। यही वजह है कि अब एनडीए की सरकार बनाने के लिए बीजेपी और मोदी को अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ रहा है और उनकी मांगों को भी सुनना पड़ रहा है और मांगना भी पड़ रहा है। ये नतीजे मोदी के अहंकार को चूर चूर करने के लिए। आपको याद होगा कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा था कि मोदी अकेला सब पर भारी है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि भाजपा अकेले 370 सीटें जीतेगी और एनडीए की सीटें 400 पार होंगी। उस वक्त तो प्रधानमंत्री ने ये भी बातें बड़े जोश जोश में बोल दी थी, लेकिन चुनाव के जब नतीजे खुले तो ऐसा लग रहा है कि मोदी के ये सब बड़े बड़े दावे और उनका अहंकार इस चुनाव ने उन्हें भारी पड़ता हुआ नजर आया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को 370 सीटें जीतना तो दूर 270 तक के लाले पड़ गए। वहीं नतीजों ने यह साबित कर दिया कि जनता को एक अकेला सब पर भारी पड़ने वाला तानाशाह नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। लोकतंत्र में जब जब कोई एक सब पर भारी पड़ा है, जनता ने उसके बढ़ते कदम को रोक दिया है। यही भारत के लोकतंत्र की खासियत है, जो किसी को तानाशाह बनने से रोक देती है। बेशक सरकार एनडीए की ही बनेगी और प्रधानमंत्री भी मोदी ही होंगे, लेकिन याद रहे कि ये गठबंधन की सरकार है, जिसमें एक अकेला भाजपा ही नहीं बल्कि कई सारे दल शामिल है और सबको साथ लेकर चलने पर ही ये सरकार चल पाएगी। इसलिए इस बार की गठबंधन की सरकार ने नरेंद्र मोदी को जो तानाशाही रवैया था, वो नहीं चलने वाला। ना ही वो जो कहेंगे कर सकेंगे, क्योंकि इस जनादेश ने यह संदेश दे दिया कि जनता को मोदी की तानाशाही कतई भी पसंद नहीं आई है। जनता ने इस हालत में लाकर रख दिया है कि चुनावों के आखिरी दिनों में एनडीए लोटे तेलुगु देशम पार्टी और जिसके कारण ही सरकार की स्थिति साफ हो पाई है। अभी भी ये दोनों ही अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। संभव ये भी हो कि आए दिन दोनों की नई नई मांगे सामने आती रही और बीजेपी को परेशान करती रहे। संभव है कि अगर ये दोनों विधेयक तो एनडीए की सरकार खतरे में आ सकती है और मोदी की कुर्सी भी। तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के दावों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर ही सिमट गई। कहीं ना कहीं इसके पीछे खुद पीएम मोदी और उसकी तानाशाही जिम्मेदारी जो है आगे आई है। दरअसल 2014 और 2019 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह समझ लिया था कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बन चुकी है। 1989 से लेकर 2014 तक चली इस गठबंधन की सरकार अब जो है अंत हो गया। इसलिए गठबंधन के सहयोगियों से विचार विमर्श बिल्कुल बंद हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही सहयोगियों की उपेक्षा शुरू कर दी थी, क्योंकि उनको पता था कि भाजपा अकेले ही काफी है, गठबंधन महज नाम का ही है। ये जो था उनका एक गुरूर था। लगातार उपेक्षा का ही कारण रहा कि पहले 2018 में तेलुगु देशम छोड़कर चली गई थी, फिर 2019 के बाद 4 बड़े क्षेत्रीय दल शिवसेना, जेडीयू, अकाली दल और अन्ना द्रमुक छोड़कर गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को याद रखना चाहिए था कि 2004 में जब द्रमुक जैसे बड़े घटक दल एनडीए छोड़कर गए थे, तो भाजपा को ही हिंदी पट्टी भी नुकसान उठाना पड़ा था। ये दल एनडीए को छोड़कर जा रहे थे, तो उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं की गई। भाजपा ने जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना कबूल कर लिया, तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में क्या दिक्कत थी? एनडीए के संयोजक भी नीतीश कुमार या किसी अन्य सहयोगी दल के नेता को बनाने के बजाय खुद अमित शाह बन गए। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एनडीए को खत्म करने का मन बना लिया है, क्योंकि 2019 के बाद एनडीए की बैठक ही नहीं बुलाई गई। एक बैठक बुलाई भी गई थी, तो उसकी बात सुनने के बजाय उन्हें प्रवचन दिया गया। कहीं ना कहीं ये नतीजे इन बातों का भी एक परिणाम निकलने का जो आस्था है वो दिखाई देता है। शिवसेना और जेडीयू को कमजोर करने की नरेंद्र मोदी की रणनीति को भांपते हुए जेडीयू और टीडीपी ने एनडीए को छोड़ा था। नरेंद्र मोदी को तो एनडीए की याद तब आई जब जून 2023 में इंडिया अलायंस बन रहा था। यह अलग बात है कि अपने अपने प्रदेशों की स्थानीय राजनीति के चलते तेलुगु देशम और जेडीयू एनडीए में वापस आ गए। आम चुनाव नतीजे देखते हैं तो साफ है कि इन्हीं दोनों की दलों पर भरोसा एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच पाई है, लेकिन इनका साथ कब तक टिका रहेगा, ये बहुत कुछ मोदी और अमित शाह के व्यवहार पर निर्भर करेगा। क्योंकि जाहिर है कि चंद्रबाबू नायडू और नरेंद्र मोदी के रिश्ते कभी उतने मधुर रहे नहीं। ये वो भी नायडू है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काफी उल्टा सीधा बोला था और एक समय तो मोदी का इस्तीफा मांग लिया था।
चंद्रबाबू नायडू ने, जबकि नीतीश कुमार की फितरत से तो हर कोई वाकिफ है भली भांति। गिरगिट भी इतना नहीं रंग बदलता होगा जितनी जल्दी नीतीश कुमार बदल जाते हैं। इस कारण उन्होंने पिछले 1-1.5 साल ही देख लिया। वो तो राजनीति का खेल ऐसा है कि आज ये दोनों एक बार मतलब फिर से भाजपा के खेमे में हैं और एनडीए की सरकार की असली चाबी भी इन्हीं दोनों के हाथ में है, यानी कि किंग मेकर की भूमिका में एनडीए में ये है। ऐसे में इन दोनों पर भरोसा कब तक किया जा सकता है या कितना किया जा सकता है, इस बात को तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अच्छे से नहीं जानते। इसलिए इसी में होगी कि अपने तानाशाही रवैये को रखकर इन दोनों नेताओं से सामंजस्य बनाकर चले। सरकार 5 साल पूरे करेगी। साथ में प्रधानमंत्री ने जिस विकास के साथ चुनाव प्रचार की बात की थी, उससे वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सके। पहले दौर की वो जब कम वोटिंग से घबरा कर उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और अग्निवीर और आरक्षण के संविधान पर बीजेपी को घेरा, उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी दबाव में आ गई और उससे अपनी हार का डर सताने लगा। इसी का नतीजा रहा कि नरेंद्र मोदी तुरंत ही अपने पुराने ढर्रे हिंदू मुसलमान पर उतर आए, जिसके जवाब में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रणनीति बनाई। तो अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वो हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण की कोशिश शुरू कर रहे हैं तो हमें भी संविधान और आरक्षण की बात करनी चाहिए, जिस पर इंडिया अलायंस से सहमति बनी और फ्रंट फुट पर खेल रहे मोदी और अमित शाह तुरंत ही बैकफुट पर आ गए, यानी कि उनका खेल उन्हीं पर भारी पड़ गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की इस रणनीति से हिंदुत्व की राजनीति तार-तार हो गई और जिस जातिवाद को तोड़कर 2014 और 2019 में भाजपा जीती थी, उस पर जातिवाद की राजनीति हावी हो गई। कांग्रेस तो अपनी हर रैली और रोड शो में संविधान की किताब लेकर जाने लगी। विपक्ष द्वारा बीजेपी के 400 जीतने पर संविधान बदल देने के मुद्दे को इतनी तेजी से उठाया गया कि बीजेपी पूरी तरह से दबाव में आ गई और दूसरी ओर जनता इंडिया गठबंधन की बातों पर यकीन करने लगी। इसी का नतीजा रहा कि मोदी और शाह को सफाई देनी पड़ी कि वो ना तो संविधान बदलेंगे, ना आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन दलितों और ओबीसी को डराने के लिए संघ और भाजपा नेताओं के पुराने बयान भुनाए गए, जिनमें आरक्षण की समीक्षा करने की बात कही थी। इस प्रचार का दलित समुदाय पर खास करके असर हुआ। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बसपा का सारा वोट बैंक इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हो गया और भारतीय जनता पार्टी को मायावती को कमजोर करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। यूपी में अब दलित वोट बैंक का नया भाजपा विरोधी मसीहा पैदा हो गया, जिसमें कि जनसंघ और भाजपा के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलला ने संघ में वापस जाने की इच्छा जाहिर की और उन्हें वापस बुला लिया। अन्य संगठन महामंत्री को लग्जरी लाइफ का चस्का लग जाता और वापस जाने का नाम तक नहीं लेते। हाल के चुनावों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने न जाने किसके कहने पर यह दिया कि पार्टी आत्मनिर्भर हो गई है। संघ इससे खफा हुआ और संगठन महामंत्रियों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। इसके बाद कर्नाटक के संगठन महामंत्री को वापस बुलाने को लेकर इसकी शुरुआत हो गई। ये क्यों नहीं माना जाना चाहिए कि संघ ने इस बार के चुनाव में मन से काफी कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि संघ में व्यक्ति पूजा नहीं होती, जबकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में अपना कद संघ और भाजपा से बड़ा बनाकर पेश किया। जब उन्होंने मोदी की गारंटियां बांटनी शुरू की तो उस संघ में ठीक नहीं माना गया। कहीं ना कहीं संघ की नाराजगी भी बीजेपी को बहुत भारी पड़ गई और उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी चुनाव में औंधे मुंह गिर गई, जो कि आपने देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के शत्रप येदियुरप्पा, महाराष्ट्र के शत्रप देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान की शत्रप वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश के शत्रप शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा में जातीय समीकरणों के चलते शत्रप बन चुके मनोहर लाल खट्टर को उनके राज्यों की राजनीति से दूर करने का खामियाजा भी भुगता है। मध्य प्रदेश को छोड़कर इन सभी राज्यों में भाजपा को कांग्रेस के हाथों पर मार खानी पड़ी है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़कर उद्धव ठाकरे से उनके पिता की विरासत छीनने के बाद भाजपा पूरी तरह से नाकाम रही। शरद पवार की पार्टी तोड़ने का फैसला भी गलत साबित हुआ। उद्धव ठाकरे और शरद पवार को सहानुभूति का लाभ मिला और उसका फायदा कांग्रेस को जमकर हुआ। भाजपा नेतृत्व को यह भी बड़ी गलतफहमी हो गई कि वो अब कैडर बेस वापस नहीं रही, मास बेस पार्टी बन गई, इसलिए कैडर की कोई जरूरत नहीं रही। 370 खत्म होने की और राम जन्मभूमि मंदिर बनने के बावजूद भाजपा कैडर अपने नेता से खफा था। इसका बड़ा कारण यह था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पार्टी संगठन पर हावी होने के बाद संगठन और विचारधारा से जुड़े नेताओं को किनारे करके बाहरी लोगों को बड़ी तादाद में टिकट दिया गया। खासकर ब्यूरोक्रेट्स और अन्य पार्टियों से अन्य दल बदलुओं को नेता को बनाकर संगठन के निष्ठावान कार्यकर्ताओं से उनके लिए काम करने को कहा गया। जिस कैडर ने पीढ़ी दर पीढ़ी विचारधारा के लिए काम करते हुए भाजपा को इस स्थिति तक ले जाया,
जो अब पहुंची उन्हें बिल्कुल किनारे कर दिया गया। इस बार ऐसे अनेक कार्यकर्ता और नेता घर बैठ गए। भाजपा को इसका भी खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान उठाना पड़ा। फिलहाल अब जब एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने के लिए जा रही है और फिलहाल तो प्रधानमंत्री की कुर्सी नरेंद्र मोदी ही बैठने जा रहे हैं, तब देखना यह होगा कि अगले 5 साल एनडीए की सरकार चल पाती है, एनडीए की सरकार चल पाती है या नहीं। कि नरेंद्र मोदी ही पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहते हैं या फिर 20 सरकार में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और यह भी देखने वाली बात होगी कि टीडीपी और जेडीयू कब तक सरकार में साथ रहते हैं और अपनी किन किन मांगों को मनवाते हैं। इतना तो तय हो चुका है कि ये सरकार बैसाखियों के सहारे की सरकार है। इसमें एक बंद कमरे में बैठकर 2 लोग द्वारा फैसले नहीं लिए जा सकेंगे। देखना है कि आगे अब क्या कुछ होता है। फिलहाल ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।